हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके स्टूनर क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, मैं केमिस्ट्री की थ्योरी वाली क्लास देने वाला हूँ। देखिए, आपकी क्लास है रेडियो सक्रियता क्या है। रेडियो सक्रियता क्या है, इसकी खोज किसने की थी, ये किस पे आधारित है, ये रेडियो सक्रियता होती क्या है। ये देखो, सबसे पहले रेडियो सक्रियता की खोज किसने करी थी? हेनरी वेकुलर ने की थी। परंतु इसको जो नाम दिया था, किसने दिया था? शब्द जो दिया था वो दिया था मैडम क्यूरी ने। याद रखना, अगर इसको नाम जो दिया था वो किसने दिया था? मैडम क्यूरी ने। और इसकी खोज किसने की थी? हेनरी वेकुलर ने। ठीक है, अब ये होता क्या है? यह वह प्रक्रम है जिसमें नाभिक स्वयं विघटित होता है। जिसमें नाभिक, मैंने बताया था पिछली क्लास में, जो नाभिक क्या होता है, नाभिक के चारों ओर जो क्या काटते हैं, इलेक्ट्रॉन, क्या वो चक्कर जो लगाते हैं नाभिक के चारों ओर लगाते हैं, जो वो किरण छोड़ते हैं चक्कर लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियो या रेडियो सक्रियता या रेडियो किरण बोलते हैं। ये 4-5 भागों में विभाजित है, जैसे एल्फा, एक्स किरण, वाई किरण, गामा किरण। ये जो रेडियो सक्रियता वो उनमें डिवाइड होती है। ठीक है, लेकिन है क्या? ये तत्वों में पाई जाती है, केवल धातुओं में। किस में पाई जाती है? केवल धातुओं में। हर धातु की एक अपनी क्या होती है? रेडियो सक्रियता होती है। ठीक है, उनमें जो किरण निकलती हैं, किस तरीके की किरण निकलती हैं, गामा हो या फिर लैम्डा हो या फिर एक्स किरणें हो, वो सब क्या होती हैं जो नीचे दिए हुए हैं। कौन कौन सी किरणें हैं हमारी? एल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। वो किन में होती हैं? जितनी भी धातुएं होती हैं, अलग अलग जो उनमें धातु होते हैं, उनमें सब कौन कौन सी किरणें होती हैं हमारी? एल्फा, बीटा और गामा। क्लियर है? और ये किसके अकॉर्डिंग होती है? जब हम किसी धातु का ताप बढ़ाते हैं, जब किसी हम धातु का ताप बढ़ाते हैं तो उनमें उत्सर्जित होने वाली किरणें कौन कौन सी हैं? एल्फा, बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। क्लियर है? आगे देखिए, सबसे पहले है एल्फा कण। एल्फा कण क्या है? ये धनावेशित है। ध्यान रखना, ये क्या है? एक धनावेशित, ये प्रश्न बनता है 101% के। एल्फा जो कण है वो प्लस का होता है या माइनस का, तो आपको जवाब देना है वो जो एल्फा कण है वो किसका होता है? हमारा धनावेश। और ये जो एल्फा कण किससे प्रदर्शित करा जाता है? हीलियम। किससे किया जाता है? हीलियम। और हीलियम का सिंबल क्या है?2He4, जिसमें 2 क्या है? परमाणु क्रमांक, और 4 क्या है? परमाणु भार। इसको इलेक्ट्रॉन नंबर या प्रोटॉन संख्या भी बोल सकते हैं। और ऊपर F4 को क्या बोल? द्रव्यमान संख्या। क्लियर है? और ये जो आयन प्रदर्शित करते हैं, आयन प्रदर्शित ये आयन है +2 है। ठीक है, जो कि दिया हुआ है। इस पर आवेश कितने होते हैं? +2। और इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 4। द्रव्यमान संख्या है, मोल बोलते हैं, 4 मोल या फिर 4। जो इसका द्रव्यमान संख्या वो कितनी है? 4। ठीक है, जब एल्फा कण उत्सर्जित होता है तो प्राप्त नया नाभिक आवर्त सारणी में मूल नाभिक के 2 स्थान बाएं और बाएं स्थिति, और जैसे साड़ी का सोडी का फजान समूह या फिर विस्थापित नियम, ये है। तो इसका मतलब ये है, जो एल्फा जो कण है हमारे 2 कण उत्सर्जित करता है। एक 2 स्थान है किसके? हीलियम के। एक तो शून्य, इसको बोल सकते हैं हम शून्य तत्व। जो शून्य वर्ग आपने सुना होगा, ये अक्रिय जो गैस होती हैं, बस एक यही हीलियम है जिसके कितने हैं? एक हाइड्रोजन। इसके 2 स्थानों में, एक तो एस ब्लॉक में इसकी गिनती होती है। एस ब्लॉक जो हमारे जो धातु में एस ब्लॉक, क्योंकि ये एस ब्लॉक और एक शून्य वर्ग के, तो ये इसकी 2 स्थितियां, एक तो शून्य वर्ग में और एक एस ब्लॉक के तत्वों में भी इसकी गिनती है। किसके कारण? एस ब्लॉक में। क्यों है? क्योंकि अगर इसके कितने परमाणु क्रमांक कितने? 1s2, क्योंकि इसका जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन आता है वो किस में आता है? एस में, इसलिए ये है एस ब्लॉक है। ठीक है, लेकिन शून्य वर्ग में क्यों आता है? इसका रीजन ये है, शून्य वर्ग में क्यों आता है? क्योंकि इसकी जो बाह्यतम कक्षा है ना, बाह्यतम कक्षा में
पूर्ण इलेक्ट्रॉन है, ना तो ये किसी से दे सकता है ना ही किसी से ले सकता है। तो इसलिए जो इस सिचुएशन में जब ना ही किसी से दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन ना ही ले सकते हैं, उनको क्या वो तत्व जो होते हैं वो शून्य वर्ग में, और उन शून्य वर्ग को हम अक्रिय गैस भी बोलते हैं, जिसमें से पहली गैस क्या है, हमारी गैस का नाम क्या है, अक्रिय गैस का हीलियम। ठीक है, तो इसमें जो हीलियम में जो कण पाया जाता है वो कौन सा कण पाया जाता है, याद रखना, हीलियम जो उत्सर्जन करता है कण वो कौन सा है, एल्फा कण उत्सर्जित करता है। ठीक है, अब आ जाओ बीटा पे। बीटा है क्या, यह एक कौन सा है, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी जो सिंबल होती है -e से 0, -e से 0, ये इकाई। दूसरा पॉइंट क्या है, ये इकाई माइनस आवेश तथा शून्य द्रव्यमान रखते हैं, इकाई आवेश तथा शून्य द्रव्यमान रखते हैं। इसमें इस एल्फा मतलब बीटा कण में कोई भी तत्व नहीं आता है, कोई भी तत्व नहीं आता है, क्योंकि जो भी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, उनके परमाणु क्रमांक और परमाणु भार होते हैं। लेकिन बीटा में क्या स्पष्ट कह रहा है, इसमें द्रव्यमान मतलब इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। और जो कि आवर्त सारणी में एक भी तत्व ऐसा नहीं है जिसका द्रव्यमान क्या हो, शून्य हो। तो इसलिए याद रखना ये ऋणावेशित है, और इसकी इकाई कितनी आवेश देती है, -1 आवेश। और इंपॉर्टेंट ये है, इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, ये एल्फा किरणें की अपेक्षा अधिक हानिकारक होते हैं, क्योंकि इसकी वेदन क्षमता क्या है, ये इसकी वेदन क्षमता जो धातु में जो धातु होते हैं, धातु की स्लिट जो होते हैं उनों में कर भी पार हो जाती हैं। ये जो एल्फा जो किरणें होती हैं ये क्या हैं, जो धातु की स्लिट होती हैं किसी भी धातु में से पार हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए यह एल्फा किरणों की अपेक्षा क्या है, अधिक हानिकारक होती हैं, क्योंकि इनकी वेदन क्षमता किरणों की क्या होती है, अधिक होती है। ये किसी में से भी पार हो सकती हैं। क्लियर है, तो ये इनके प्रकार हैं, ये आपको याद रखना है। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, फिर मैं एक ऋणावेशिक इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो इकाई होती है -1, एक ये भी बनता है प्रश्न, और एक इसके शून्य, इसकी जो द्रव्यमान संख्या होती है वो कितनी होती है, शून्य। सही है, लेकिन ये कभी कभी पूछ ले आपसे कि एल्फा किरण और बीटा किरण की तुलना में हानिकारक क्यों है, क्योंकि इसकी जो वेदन क्षमता होती है, छीण की जो क्षमता होती है, काटने की जो क्षमता होती है वो क्या है, एल्फा किरण से अधिक है। तो इसलिए इसकी वेदन क्षमता के कारण क्या है, ये अधिक हानिकारक है। क्लियर है, आगे देखिए गामा किरण, ये जो होती है चुंबकीय होती है। मैं पहले इसके बारे में बता दूं, ये जो गामा किरणें जो होती है ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, चुंबकीय विकर्ण में होती है। आपने देखी हो चुंबक अपनी दिखाई तो नहीं देती, लेकिन ये जो विकर्ण जो पाई जाती है वो किसके अकॉर्डिंग पाई जाती है, चुंबकीय विकर्ण होती है, याद रखना। इसका जो नाम है विद्युत चुंबकीय विकर्ण होती है। और ये जो वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसकी वेदन क्षमता बीटा किरण से भी अधिक होती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा हानिकारक है। गामा जो किरणें हैं ये सबसे ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि इसकी वेदन क्षमता क्या है, उच्च माने अधिक है। इसकी जो वेदन क्षमता है उच्च है, सबसे अधिक है, बीटा से भी और एल्फा से भी, और ये गामा है। तो दो जो किरणें कौन सी, एल्फा और बीटा से ज्यादा है क्या वेदन क्षमता। इन तीनों की ये भी आ सकता है कि इनकी वेदन क्षमता का क्रम ज्ञात बताइए। तो क्रम कितना है, बढ़ते हुए क्रम में ये है और घटते हुए क्रम में गामा, फिर बीटा और फिर एल्फा। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में ये है और बढ़ते हुए क्रम में ये, घटते हुए क्रम में ये। कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा वेदन क्षमता किसकी होती है, अगर पूछल लगे आपसे एल्फा बीटा और गामा में सबसे अधिक वेदन क्षमता किसकी होती है, आपको जवाब देना है केवल गामा किरणों में। क्लियर है, आगे देखिए फिर क्या है इसका पॉइंट, इसकी आयन क्षमता तथा गतिज ऊर्जा निम्न होती है।
इसकी आयन क्षमता और गतिज ऊर्जा निम्न होती है। उत्सर्जित होने पर ये नाभिक की आवर्त सारणी में स्थिति को प्रभावित नहीं करती। ये इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इसकी जो आयन क्षमता होती है तथा गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, सबसे निम्न होती है। किसके अकॉर्डिंग, अल्फा और बीटा के अकॉर्डिंग इनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, निम्न होती है। ये जो प्रश्न बनेगा इसमें प्रश्न बनेगा अल्फा किरण कौमा बीटा किरण तथा गामा किरणों में सबसे कम ऊर्जा किसकी होती है, तो सबसे कम ऊर्जा होती है किसकी, गामा किरण की। गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम। और ये आवर्त सारणी में कुछ भी प्रभाव नहीं डालती। अगर ये गामा किरणें उत्सर्जित हो रही है, अगर गामा किरणें उत्सर्जित हो रही है तो इसका प्रभाव आवर्त सारणी में कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों, अब देखो किस तरीके से अगर सपोज करो सोडियम में अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है, तुम्हें पता है ये कितना 11 और ये कितना है 23। अगर सपोज करो अल्फा कण उत्सर्जित हो रहा है तो कितने हीलियम के कण निकल जाएं, कितने हीलियम। मैंने बताया जब भी अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो हीलियम यानी कि हीलियम निकल जाता है, उसमें हीलियम के कण निकल जाते हैं। तो कितने बचे हीलियम के कण, तो 2 घटा 2 ये 4, तो कितने निकल गए अल्फा कण उत्सर्जित होने पर। तो इसमें कितने बचेंगे हमारे n, कितने बचेंगे 2, 11 में से 2 गए तो कितने 9, और 23 में से 4 गए कितने बचे 19। तो जब अल्फा कण उत्सर्जित होगा तो इसकी स्थिति क्या हो जाएगी हमारी, जब कितने पे परमाणु क्रमांक कितना 11, अब कितना, तो जब ध्यान रखना जब अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो आवर्त सारणी की स्थिति में प्रभाव डालता है, क्योंकि पहले स्थिति या कि 11 ही, अब स्थिति कितनी होगी 9 होगी, तो प्रभाव तो डाले। लेकिन गामा अगर हमारी क्या हो रही है, कोई भी प्रभाव नहीं डालती। अगर कोई गामा किरणें उत्सर्जित होता है तो उसमें कोई भी चीज, मतलब कोई, जैसे इसमें तो कितना निकला है, मैंने बताया जब अल्फा कण निकलता है तो हीलियम के अणु घटा देते हैं, लेकिन गामा किरणों में कुछ ऐसा नहीं होता, क्योंकि n 0 और 0 दोनों 0 0 निकलते हैं, सॉरी 0 1, तो इसका जो परमाणु क्रमांक हो जाएगा वो कितना रहेगा हमेशा 11, लेकिन इस परमाणु भार कितना हो जाएगा 24। लेकिन क्यों, क्योंकि इसकी जो स्थिति है किससे डिनोट होती है आधुनिक आवर्त सारणी की, परमाणु क्रमांक से, और परमाणु क्रमांक क्या है इसका सेम है, यहाँ भी 11 है और यहाँ भी 11 है। क्लियर है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, ये किरणें विद्युत उदासीन होती हैं, ना ही प्लस होती हैं ना ही माइनस। मैंने बताया कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ प्लस दे रही हो, प्लस हो या माइनस हो, वो उदासीन नहीं होते। लेकिन ना ही ये किरणें जो है ना तो प्लस होती है ना ही माइनस, यानी कि ना ही धनावेश होती है ना ही ऋणावेश। तो इसलिए ऐसी स्थिति में इस किरणों को क्या बोलेंगे हम, उदासीन। इसका कारण विद्युत क्षेत्र से होकर गमन करते समय ये विचलित नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक ही दिशा में जाती हैं, ये कभी भी विचलित नहीं होती हैं। अगर सपोज करो अगर कोई भी चीज़ विचलित हो रही है और ऊपर प्लस हो और नीचे माइनस हो, अगर ये किरणें नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक होती तो किसकी तरफ जाती, धनात्मक की तरफ। अगर ये किरणें हमारी होती पॉजिटिव तो किसकी तरफ मुड़ जाती है, माइनस यानी कि ऋणावेश की तरफ। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, अगर इसमें कोई उदासीन नहीं होती, अगर ये प्लस या माइनस होती, अगर कोई प्लस और माइनस के बीच में से इस किरणों को हम गुजारते, अगर प्लस होती तो माइनस की तरफ मुड़ जाती और माइनस होती तो किसकी तरफ, प्लस की, क्योंकि अलग चिन्ह अट्रैक्शन करते हैं, प्लस प्लस जुड़ जाते हैं और माइनस माइनस। इस सिचुएशन में क्या होती है कि प्लस माइनस की तरफ जाता है और माइनस प्लस की तरफ। ठीक है, ऐसे साउथ नॉर्थ जो चुंबक में होते हैं हमारे, साउथ नॉर्थ जो होते हैं हमारे, तो साउथ साउथ करोगे तो अलग जाएंगे, अगर साउथ नॉर्थ करोगे तो आपस में चिपक जाएंगे, वही है रीजन। तो ये प्लस और ये माइनस, तो याद रखना ये गामा जो किरणें हैं ना तो धनात्मक होती हैं ना ही ऋणात्मक होती हैं, ये उदासीन होती है। जैसे बीटा क्या, बीटा
बीटा माइनस, और अल्फा किरणें क्या थी हमारी धनात्मक, और ये क्या है हमारी उदासीन। ये आपका याद रखें। क्लियर है? आगे देखिए, अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल है क्या? वह समय जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? अर्धायु काल कहलाता है। अगर कोई विघटित हो गए, कोई चीज हम किसी का ताप बढ़ा रहे हों और वो उस सिचुएशन में पहुंच जाए, उसका उत्सर्जन होता चले, मतलब रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हुई वाकई स्थिति कितनी हो जाए? उसकी आधी रह जाए। उसकी क्या रह जाए? उसकी मात्रा क्या रह जाए? आधी रह जाए। ऐसी आधी स्थिति को हम क्या बोलते हैं? हम अर्ध आयु काल। क्लियर है? आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, हमारे नाभिक में दो चीज स्थितियां। नाभिकीय विखंडन तो हम इंसान कर सकते हैं, लेकिन नाभिकीय संलयन असंभव है। नाभिकीय संलयन केवल किसके उसमें पाया जाता है? सूरज में। सूर्य यानी सूरज जो होता है उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है। ये इंसान को मतलब जो भी मनुष्य हैं उनको नाभिकीय संलयन करने के लिए असंभव ऊर्जा चाहिए, जो कि असंभव है। लेकिन विखंडन, इंसान विखंडन, नाभिक का विखंडन कर सकता है, जिसके कारण तुमने देखा होगा परमाणु बम। परमाणु बम में जो होता है कौन सा होता है? नाभिकीय विखंडन होता है। जो परमाणु बम बनाया है इंसान ने, उसमें क्या होता है? नाभिकीय विखंडन। और केवल नाभिकीय संलयन तारों में या फिर सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन। इनमें जो ऊर्जा पाई जाती है उनमें पाई जाती है नाभिकीय संलयन, जो कि इंसानों नहीं बना सकते। इसको नाभिकीय संलयन को नहीं बना सकते, लेकिन नाभिकीय विखंडन कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बनाया? इंसानों ने परमाणु बम। किसके अकॉर्डिंग संभव था वो? नाभिकीय विखंडन। ठीक है? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर क्या है? नाभिकीय संलयन, कोई भी चीज उसके नजदीक आती है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? अगर कोई चीज नाभिकीय संलयन की ऊर्जा रखता है, कोई भी चीज आने वाली वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। जो भी हो, गैस हो, कोई भी छोटी से छोटी चीज हो, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ भी चीज हो। लेकिन नाभिकीय विखंडन में क्या है? वो अपने आने वाली चीज को दूर भगाता है। नाभिकीय विखंडन, ठीक है? जितनी भी छोटी से छोटी चीज हो, वो कुछ भी गैस हो, किसी तरीके की, वो अपने और पास मतलब नाभिकीय विखंडन कर देता है, जिसके कारण क्या परमाणु बम जो बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं? नाभिकीय विखंडन। तो ये वही चीज है जो मैंने बताई है, वह प्रक्रम जिसमें कोई भारी नाभिक दो या दो से अधिक माध्यम आकार के नाभिकों में टूट जाता है। इस सामान्य न्यूट्रॉन, ये जो टूटता है नाभिक, जो टूटता है, मैंने बताया पिछली क्लास में, दो चीजों में, या तो न्यूट्रॉन तथा या फिर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। इसका प्रयोग नाभिक रिएक्टर या फिर परमाणु बम में किया जाता है। किसमें किया जाता है इसका प्रयोग? ये लिख रहा जो मैंने आपको बताया था, इसका जो उपयोग किया जाता है परमाणु बम बनाने में किया जाता है। तो ये अधिकतर ये सवाल पूछा जाता है कई एग्जामों में, मैंने देखा है कि परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? परमाणु बम में कौन सी क्रिया होती है? परमाणु बम में होती है नाभिकीय विखंडन। क्लियर है? तो आगे देखिए, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से उत्सर्जित न्यूट्रॉन में एक कुछ नए न्यूट्रॉन अन्य नाभिक पर प्रहार करते हैं। इसकी प्रारंभ प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। इस प्रकार एक श्रृंखला यानी कि लंबी श्रृंखला बनती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, नाभिकीय विखंडन। ठीक है? नाभिकीय रिएक्टर क्या होते हैं? यह वह यंत्र है जिसमें नियंत्रित नाभिकीय विखंडन द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अगर कोई भी नाभिकीय रिएक्टर क्या है? अगर कोई चीज विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? नाभिकीय रिएक्टर की। इस प्रक्रिया में क्या है? हम विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे
जैसे कि ये है यूरेनियम, आपने देखा हो यूरेनियम यू, इसका जो फॉर्मूला है 92,235, ये कई रूपों में पाया जाता है, ये कई रूप में 92,238 भी होता है, 92,240 भी, ठीक है। लेकिन अभी ये है कितना 235, ये कई रूपों में पाया जाता है, अन्य रूपों में। तो ये क्या है, यूरेनियम ईंधन का उदाहरण है। इसमें क्या होता है, यूरेनियम में नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, इसके कारण बहुत ऊर्जा उत्पन्न करी जाती है। तो एक तत्व आवर्त सारणी में ऐसा है कि जिसके कारण हम सबसे अधिक क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, वो है हमारा यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम, सही है, या प्लेटिनम भी बोलते हैं, प्लूटोनियम भी है, या फिर मादक के रूप में, मादक के रूप में, या मनंदक भी बोल देते हैं, कई लैंग्वेज में है, ठीक है। तो भारी जल भी आपने देखा होगा, ये सब क्या है हमारा भारी जल। भारी जल का जो फॉर्मूला है क्या है, D2O, ये क्या है, ड्यूटेरियम है, डी क्या है, ड्यूटेरियम भी बोल देते हैं, कोई ड्यूट्रॉन भी बोल देते हैं, इसके भी कई नाम हैं, वैसे क्या है, ड्यूटेरियम, ठीक है। न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए यह उपस्थित होते हैं, जितने भी न्यूट्रॉन हैं ये क्या है, अवशोषित करते हैं, और उसमें क्या था, विखंडन, न्यूट्रॉनों का क्या है, विखंडन, लेकिन इसमें क्या है, संलयन। तो इस प्रक्रिया में क्या है, न्यूट्रॉन को एग्जॉर्ब करते हैं, यानी कि अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। तो याद रखना, प्रश्न जो बनेगा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाले प्रक्रम को क्या कहते हैं, तो आपको जवाब देना है नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। अगर न्यूट्रॉनों का विखंडन होता है, न्यूट्रॉनों का छोटे छोटे एक या दो से अधिक न्यूट्रॉनों में वियोजित होना, उस प्रक्रम को क्या है, नाभिक विखंडन। और ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करना यानी कि एग्जॉर्ब करना, वो क्या है हमारा नाभिकीय रिएक्टर, क्लियर है। परमाणु बम किस नियम पर लागू होता है, परमाणु बम, ये देखिए यह है अनियमित कह दो या अनियंत्रित कह दो, नाभिकीय विखंडन होता है। अनियंत्रित का मतलब बहुत अधिक वाम है, मतलब इसका कोई नियम नहीं होता, ये अनंत तक टूटता है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसमें ईंधन के रूप में सबसे ज्यादा किसको उपयोग में लेते हैं, यूरेनियम को, किसको लेते हैं हम, यूरेनियम और प्लेटिनो को, ठीक है, इसको हम प्रयोग में लेते हैं। अब संलयन मैंने बताया विखंडन के लिए परमाणु बम, और संलयन केवल किस में पाया जाता है, हमारे सूर्य में, या और भी है। जैसे संलयन के बाद वह प्रक्रम दो या दो से हल्के नाभिक संयुक्त होते हैं, यानी कि अपने एक या दो से अधिक जुड़कर बहुत भारी नाभिक बनाते हैं, या फिर ये कह दो नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। मतलब जब सीधी सी बात है, जब एक या दो से अधिक वो कोई चीज जुड़ेंगे तो वो सीधी सी बात है वो क्या हो जाएंगी, भारी हो जाएंगे। इस नियम को हम क्या बोलते हैं, संलयन कहते हैं। यह प्रक्रम अत्यधिक उच्च ताप पर होता है, यानी कि कितने से ऊपर, अगर कोई भी ताप है हमारा 10 केल्विन से ऊपर संलयन, यानी कि संलयन हमारा संभव है। कितने से ऊपर, 10 केल्विन, 10 केल्विन से ऊपर हमारे ये संभव है कि इस कोई चीज अपने कोई भी धातु या कोई भी मेटल अपने अंदर एग्जॉर्ब कर सकता है, उसको बोलते हैं हम संलयन, ठीक है। तो इसमें जो प्रश्न बनेगा मैं बता दूं कि अगर कोई चीज कोई दो या दो से अधिक हल्के नाभिक संयुक्त होकर एक भारी नाभिक में परिवर्तित हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं, तो याद रखना वो होता है संलयन के कारण, क्लियर है। आगे देखिए, और कोई भी एक भारी नाभिक छोटे छोटे भागों में वो डिवाइड हो जाता है, वो किसके कारण होता है, वो होता है हमारा नाभिकीय विखंडन के कारण, क्लियर है। डीओ समस्थानिक के उपयोग, समस्थानिक और मैंने पिछली उसमें बताई थी समस्थानिक होते क्या, जो समस्थानिक या संभारिक, जो समस्थानिक क्या है, जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिसके परमाणु क्रमांक समान होते हैं वो समस्थानिक, जिसके परमाणु भार
बराबर होते हैं। परमाणु या द्रव्यमान संख्या वो समभारिक होते हैं, वो समस्थानिक होते हैं जिसके परमाणु क्रमांक, जिसके परमाणु जैसे सपोज करो Na11 है, या और इसी का और उदाहरण दे दूं, लेकिन इसका परमाणु भार कितना हो, अलग अलग हो, इसका 22 हो और इसका 23, लेकिन इनके परमाणु समान है, तो ये क्या है, समस्थानिक। ये क्या है, समस्थानिक। और समभारिक में क्या है, जिनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग और लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु भार समान होते हैं, और ये भिन्न भिन्न होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, समस्थानिक। तो ये उसी रूप का है। तो आयोडीन, आयोडीन ये क्या है, आयोडीन एक इसका अच्छा उदाहरण है। आयोडीन कितना होता है, भार, परमाणु भार कितना होता है, 131। आयोडीन का होता है 131। अब इसका प्रयोग अगर कोई पूछने लगे समस्थानिकों में सबसे अच्छा प्रयोग किसका होता है, वो होता है आयोडीन। ये आता है इसका प्रयोग थायराइड ग्रंथि की संरचना तथा कार्यशीलता का अध्ययन करने एवं घेंगे, जो एक घेंगा उपचार होता है, गले में घेंगा जो बोल देते हैं, घेंगा रोग या घेंगे रोग वो होते हैं, उसका इसका जो आयोडीन का उपचारण होता है घेंगे की कमी से। तुमने घेंगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, सीधी सी बात है, वो आयोडीन की कमी से, आई की कमी से। ये सबसे प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, नमक में। किस में होता है, नमक में जो होता है आयोडीन की मात्रा होती है, जिसके कारण हम इससे क्या होता है, अगर इस ये घेंगे बोल दो, घेंगा बोल दो, ठीक है, ये होता है इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से ये रोग होता है। ये क्या होता है, थायराइड की जो हड्डी है वो क्या हो जाती है, उसमें पस पड़ जाता है, उसमें एक गांठ हनुमा यानी कि गला फूल जाता है, वो किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, आयोडीन कई रूप में पाई जाती है, मैंने बताया। आयोडीन कितना है, 123। ठीक है, आयोडीन 123। ब्रेन इमेज, ये क्या है, इसकी कमी से एक ब्रेन जो दिमाग, जो आपने देखा किसी की याददाश्त कम हो जाती है या कोई चीज़ भूलने लगता है, वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन 123 की कमी से। याद रखना। और ये जो है 131 की कमी से घेंगा रोग, ठीक है, और इसकी कमी से जो ब्रेन ट्यूमर जो होता है या ब्रेन में कमी, सोचने की क्षमता जो होती है, वो किसके कारण होती है, आयोडीन 123 के कारण। ठीक है, जो चीज़ बार बार भूलने लगता है या फिर अपनी याददाश्त खो देता है, वो किसके कारण होती है, आयोडीन। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेन इमेजिंग। क्या बोलते हैं हम, ब्रेन इमेजिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट है, कोबाल्ट का जो सिंबल है वो क्या है, CO। क्या है, CO। इसका जो परमाणु क्रमांक कितना है कोबाल्ट का, 27। 27 है, 27 ही है ना, तो 27 ही है, तो कोबाल्ट का कितना है, 27 ही है, तो 27। और इसका जो परमाणु भार कितना है, 60 है। इसका प्रयोग किस में, कैंसर में। याद रखना, इसका जो उपयोग किस में होता है, कैंसर के उपचारण में होता है कोबाल्ट का। आगे क्या है, सोडियम। सोडियम, सोडियम क्या है, इसका जो परमाणु N, इसका जो सिंबल है Na, परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो ये क्या है, रक्त के दाबहीन जांच करने के लिए, जो भी हमारे रक्त जो नलिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उनमें गांठ या फिर खून का जो है थक्का जमना या फिर गांठें पड़ जाती हैं, उसके उपचारण में किसका प्रयोग होता है, हमारा सोडियम। क्लियर है। फिर आ जाओ फास्फोरस। क्या है, फास्फोरस। इसका जो परमाणु भार है ना वो क्या है, 23 है, ये 24 गलत है। फास्फोरस P कितना है, P। परमाणु क्रमांक कितना है, 16, और परमाणु भार कितना है, 32। इसका उपयोग क्या होता है, जितने भी हमारे, ल्यूकेमिया एक रोग है, ल्यूकेमिया एक रोग है जो कि हमारे हड्डियों में कमी आ जाती है। फास्फोरस क्या है, जो हमारे हड्डियों में, या कैल्शियम अलग है, लेकिन इसकी कमी से भी हमारी जो हड्डी सूखने लगती हैं, वो किसके कारण सूखने लगती हैं, फास्फोरस के कारण।
ठीक है। तो इसका उपचारण में किसको हम उपयोग, जब हड्डी सूखने लगती है तो ये इसकी एक लेप होती है फास्फोरस की, जो कि नमी देती है वो, ठीक है। आगे देखिए कार्बन कितना है, कार्बन 6 है, कार्बन 6 और 12 ये कितना है, 12 है, कार्बन 12 है। इसका प्रयोग क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की गति की का अध्ययन करने में किया जाता है। ये भौतिकी की है, मैंने बताया था। कार्बन क्या है, जितने भी द्रव्यमान, जितने भी आणविक द्रव्यमान है किसके अकॉर्डिंग नापे जाते हैं, हमारे कार्बन के अकॉर्डिंग। जितने भी द्रव्यमान है हम कार्बन के अकॉर्डिंग, ये इसको अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, मैंने ये आपको बताया है। इसको क्या दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है नाभिक के द्रव्यमान को नापने के लिए। तो इसका जो एक उपयोग और भी इम्पोर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण में किया जाता है। रेडियो कार्बन डेटिंग, सही है। तो ये है क्या चीज, इसका प्रयोग क्या है, इसका प्रयोग कार्बन युक्त पदार्थ। अब कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जिसमें सांस हो, जितने पेड़ पौधे हो जो कार्बन ना हो, जिसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो सजीव है। तो सजीव में कार्बन या जो भी हमारे पेड़ पौधे हैं वो हर चीज किससे बनी हुई है, कार्बन उसमें 101% होगा। जैसे लकड़ी, जंतु, जितने भी जीवाश्म हैं वो किससे हैं, उनमें कार्बन की उपस्थिति 101% होती है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऐसे कार्बन युक्त पदार्थ जैसे लकड़ी, जंतु के जीवाश्म आदि की आयु ज्ञात करने के लिए हम कार्बन, जितने भी कार्बन होते हैं, कार्बन को देखकर ये बता सकते हैं ये कब मरा है, या फिर ये कितने दिन से जिंदा है, या फिर ये घटना इतने साल पहले हुई है, ठीक है। तो इस कार्बन की उपस्थिति के कारण हम ये सबको ज्ञात कर सकते हैं ये घटना कब हुई है। मतलब सूखे हुए पेड़ को ये बता सकते हैं, कहने का मतलब ये है ये कब सूखा, या किसी मरे हुए जंतु को ये बता सकते हैं ये इतने साल, या जितने भी जीवाश्म आपको बता होगी कि डायनासोर के जीवाश्म मिले नो इतने करोड़ पहले पाए गए, वो किसके कारण संभव है, ओनली रेडियो कार्बन डेटिंग के कारण, ठीक है। तो उन कार्बन की मात्रा हम नापते हैं कि कब ये मरा है, तो उसके जीवाश्म ये घटना उस इतने करोड़ पहले हुई है, वो किसके कारण, कार्बन के कारण। मैंने बताया कार्बन 2 पार्टों में पाया जाता है, लेकिन हम यूज किसको करते हैं ज़्यादातर, C12 किसको करते हैं हम, C12। एक समस्थानिक ये है C14, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। हम जो यूज करते हैं वो किसको करते हैं हम, C14। इससे आदमी की भी, किसी की भी आयु ज्ञात की जा सकती है। इसके आधार पर आदमी हो, कोई भी मनुष्य हो या कोई भी जीव हो, कहने का मतलब ये, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, आयु की गणना हम कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देखिए, यूरेनियम डेटिंग है क्या, इसका प्रयोग जितने भी पृथ्वी के अंदर धातु की खोजी जाती हैं वो किसके अकॉर्डिंग खोजी जाती हैं, यूरेनियम डेटिंग के अकॉर्डिंग। इसकी जो आयु, किसकी आयु बता सकते हैं, हर जो भी होते हैं हमारे चट्टान जितने भी होती हैं, इसके अकॉर्डिंग चट्टानों की आयु का निर्धारण किया जा सकता है, किसका अकॉर्डिंग, यूरेनियम डेटिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखिए, महत्वपूर्ण प्रक्रम या ये किसके अकॉर्डिंग होते हैं, ये देखिए। नंबर 1 है वनस्पति तेलों से घी का निर्माण, किसका अकॉर्डिंग, इसमें उत्प्रेरक के बारे में मैं बता दूं। अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, उसको ज़्यादा या कम करने वाले जो भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम उत्प्रेरक बोलते हैं। अगर किसी अभिक्रिया को मंद करने या गतिशील करने में उस उत्प्रेरक का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसको हमेशा एरो के ऊपर लिखते हैं, एरो के ऊपर। तो ये बहुत से उत्प्रेरक हैं जो कि कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि अभिक्रिया पूरी करने के लिए कौन से उत्प्रेरक महत्वपूर्ण है।
तो वनस्पति के तेलों से घी का निर्माण। तो उत्प्रेरक क्या होता है? निकल की उपस्थिति में क्या बनाए जाते हैं? हमारे जितने भी हमारे घी होते हैं, तेलों से घी जो उत्पन्न करते हैं, उत्प्रेरक क्या होते हैं? हमारे निकल। सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में संपर्क विधि क्या यूज होती है हमारी? प्लेटिनम Pt या फिर B2O5। ये क्या है? हमारे उत्प्रेरक। कौन सी विधि में? संपर्क विधि में। और किसकी विधि, मतलब किसको उत्पन्न करने में? सल्फ्यूरिक अम्ल में। उत्प्रेरक क्या है हमारा? प्लेटिनम या फिर B2O5। क्लोरीन के निर्माण का डीकन प्रक्रम क्या है? डीकन। इसमें क्या होता है? उत्प्रेरक वो होता है हमारा क्यूप्रिक क्लोराइड होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C2O। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन का पेप्टाइड में परिवर्तन। इसमें क्या होते हैं? एप्सिंस एंजाइम। ये एंजाइम होते हैं। प्रोटीन का एमिनो अम्ल में परिवर्तन, ये भी क्या होता है? एरिसिन एंजाइम। अब आ जाओ ग्लूकोज का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ग्लूकोज का एथिल एल्कोहल, जो हमारे शरीर में जो क्रिया होती है, वो किसके कारण ग्लूकोज में जो भी हम चीज खाते हैं वो किसके रूप में खाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। वो किस में एब्जॉर्ब कर देती है? एथिल एल्कोहल में परिवर्तन करती है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? जाइमेज एंजाइम। ठीक है ना? तो आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? जो भी हम भोजन या खाना खाते हैं वो किसके रूप में खाते हैं? ग्लूकोज के रूप में। ठीक है। अब ये जो एंजाइम, जो लार जो होती है उसको, ये जो हमारा किसका काम करती है? लार जो होती है हमारी उत्प्रेरक का काम। तो ये किस में बदल देती है? हमारी एथिल एल्कोहल में। इसका जो वो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं? जाइमेज एंजाइम। ठीक है। आगे देखिए, स्टार्च का माल्टोज में परिवर्तन। ये होता है डाइस्टेज एंजाइम। ठीक है। शर्करा से सिरके का निर्माण, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछ लेते हैं। शर्करा आपने देखा होगा, सिरके का गन्ने के जितने भी गन्ने के रस जो होता है वो किसके रूप में होता है? शर्करा। जो गन्ने का जो रस होता है वो किसके रूप में होता है? शर्करे। लेकिन शर्करा से क्या बनाना है हमको? सिरका। तो उसमें जो उत्प्रेरक होती है, लोहे की कील डाल देते हैं बहुत से, मतलब ये भी एक उत्प्रेरक है। या पीतल का कोई बर्तन या पीतल की कोई कील डाल देते हैं या लोहे की। लेकिन उसमें क्या होता है? इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो प्योर जो वो होता है हमारा सिरका, वो इसमें क्या होता है? मिलाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में माइकोडर्मा एसिड। सही है। माइकोडर्मा एसिड। सुक्रोज का ग्लूकोज व फ्रुक्टोज में परिवर्तन, वो क्या है? इन्वर्टेज एंजाइम। इंपॉर्टेंट है ये इन्वर्टेज एंजाइम। याद रखना। दूध का दही में परिवर्तन किसके कारण होता है? लैक्टेज। किसके कारण होता है? लैक्टेज। एक ये भी हमारा क्या है? उत्प्रेरक है। क्लियर है? कुछ प्रमुख अम्लों के स्रोत निम्न हैं। अम्ल क्या है? जैसे अम्ल, किस अम्ल क्या होते हैं? पहले मैं अम्लों के बारे में बता दूं। जो चीज खाने में क्या होती है? खट्टी, उसको क्या बोलते हैं? अम्ल। जैसे कोई भी उदाहरण, नींबू हो, संतरे हो, कुछ खट्टापन होता है संतरे में, उनमें क्या होता है हमारा? जैसे आंवला हो, इनमें क्या होता है हमारा? अम्ल होते हैं। तो ऐसे हैं। सिट्रिक अम्ल भी कई प्रकार के होते हैं। तो पहले सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? नींबू, संतरा और मेलिक अम्ल कच्चे सेब, और फिर टाइट्रिक अम्ल इमली। ठीक है। एसिटिक अम्ल किसमें? एसिटिक अम्ल सिरका, या फिर एसिटिक अम्ल चींटी में भी होता है। चींटी तुमने देखी हो, चींटी में भी क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल होता है।
सही है। एसिटिक अम्ल जो उसमें जो होता है, या फिर जो इसमें जो है सिरके में क्या पाया जाता है हमारा, एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध और सही तो भाई सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, अमाशय में, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण है ना वो क्या है, एक तो लैक्टिक ये अम्ल कर लेना, और एक एसिटिक अम्ल पूछ लेते हैं कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। एसिटिक अम्ल ये भी इंपॉर्टेंट है। टार्टरिक अम्ल और मेलिक अम्ल कच्चे सेबों में ये भी पाया जाता है, ठीक है। इनको याद कर लेना, एक तो लेटिक और टाइट्रिक और मेलिक अम्ल किस किस में पाया जाता है। ये क्या है, जल में मिले क्षारकों को क्षार कहते हैं। क्षार की पहचान क्या होती है, जिसमें OH पाए जाते हैं, जिसमें OH पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्षार कहते हैं। जैसे क्षार के उदाहरण हैं NOH, KOH आदि। और जिसमें H+ पाया जाता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं हम, अम्ल बोलते हैं। जैसे HCl है, HNO3 है, ये क्या होते हैं हमारे, अम्ल होते हैं। तो इनकी पहचान यही है, जिसमें OH हो वो क्षार और जिसमें H हो वो अम्ल, ठीक है। तो अधिकतर अम्लों में हाइड्रोजन, ये लिखा हुआ है, अधिकतर अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। उपचार के से अचार हाँ उपचार होना चाहिए, उपचार सदैव, अचार को सदैव कांच की, सही है। तो अचार को सदैव कांच की बोतलों में रखा जाता है, क्यों, अचार को, क्योंकि इनमें जो क्रिया करने की क्षमता जो होती है ना वो सबसे अधिक होती है। अम्लों में जो क्रिया करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करो पीतल हो, पीतल के साथ भी क्रिया कर लेता है, स्टील के साथ भी अम्ल क्रिया कर लेते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी अचार को पीतल या किसी उसमें रख देते हैं तो वो बेकार हो जाता है। किसके कारण, क्योंकि जो अम्ल होते हैं ना हमारे अधिकतर वो अधिक क्रियाशील होने के कारण वो किसी से भी क्रिया कर जाते हैं। लेकिन कांच से क्रिया नहीं करते। जो भी हमारे कांच के बर्तन होते हैं, ज़्यादातर कांच के, तुमने पैक वो भी सील पैक भी डिब्बे देखे होंगे, डिब्बी देखे होंगे, वो किसकी बनाई जाती हैं, अचार की, कांचों की होती हैं, ठीक है। इसी कारण ये जो अम्ल होते हैं वो कांच से क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो उस उपस्थित धात्विक क्षार की धातु से क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, सही है। ये स्पष्ट रूप से लिखा है, जो जितनी भी धात्विक यानी कि धातु होते हैं वो जो अम्ल होते हैं वो क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया कर लेते हैं, या कि क्रिया कर लेते हैं। क्लियर है। ऐसे हैं बहुत, जैसे अम्ल की पहचान कैसे करी जाए, कैसे ये अम्ल है या फिर क्या है हमारा क्षार है, तो ऐसे सूचक हैं हमारे अम्ल क्षार की। मध्य में रंग निम्न प्रकार हैं। तो जैसे अम्ल है, क्या है, फिनोल्फेथिलीन, फिनोल्फेथिलीन और मेथिल ऑरेंज और मेथिल लाल और फेनिल क्या होता है, लाल। तो ये किसके कारण होते हैं, ये याद रखना। अगर फिनोप्तलीन है हमारा क्या है, रंगहीन होता है, क्षारक क्या होता है, गुलाबी कर देता है इसको। अगर हम इसको करते हैं फिनोप्तलीन को, क्या होता है, रंगहीन, और अम्ल क्षारक क्या कर देते हैं इसको, गुलाबी, सही है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल जो ऑरेंज है इसको क्या कर देता है, अम्ल लाल, और क्षारक इसको क्या कर देते हैं, पीला। तो हम पहचान सकते हैं मेथिल ऑरेंज अगर हो जाए लाल तो वो क्या है, अम्ल। अगर क्षार इसको कैसा कर देता है, पीला। अगर मेथिल लाल है तो अम्ल तो लाल ही, और लेकिन क्षार इसको, अगर इसमें क्षार मिला दिया जाए तो वो इसको क्या हो जाएगा, पीला।
क्लियर है। फेनिल लाल है, अगर अम्ल इसमें डाल दिया जाए तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, पीला, और क्षार मिला दिया जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, लाल। क्लियर है। ये सारे क्या है, सूचक हैं हमारे जो भी हैं। इसमें अम्ल मिलाने पर ये रंगहीन या फिर गुलाबी, मेथिल ऑरेंज क्या है, अम्ल मिलाने पर लाल हो जाता है, और फिर क्षार मिलाने पर पीला। मेथिल लाल है लेकिन अम्ल मिलाने पर लाल ही होता है, और क्षार मिलाने पर पीला। और फेनिल लाल है लेकिन अम्ल मिलाने पर कितना क्या हो जाएगा, पीला, और क्षार मिलाने पर क्या हो जाएगा, लाल। ठीक है। कुछ सामान्य पदार्थ के लिए पीएच मान जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछी जाती है, हर एक वैल्यू। ठीक है। ज़्यादातर नींबू, पेय पदार्थ, जितने भी हम पदार्थ अपने पीने में हम उपयोग में लाते हैं पेय पदार्थ, उनको बोलते हैं आमाशय रस। ये क्या है, आमाशय रस। तो इसकी पीएच वैल्यू ये है। आमाशय रस की पीएच वैल्यू कितनी है, ये पॉइंट है यहाँ। ये क्या है, 1 से लेकर 3, ये पॉइंट है। फिर जितने भी पदार्थ हैं, तो पेयजल में कितना, वर्षा का जल, वर्षा के जल के कितनी होती है हमारी 6 पीएच वैल्यू। पेयजल की कितनी होनी चाहिए, कितने से कितने तक होनी चाहिए, 2 से 4 तक। कितने होनी चाहिए, 2 से 4 तक। और आंसू की कितनी होती है हमारी 7.4। सही है। नींबू में, अब नींबू क्या होता है, नींबू की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 2.2 से 2.4। और समुद्री जल की कितनी होती है 8.5। सिरका इंपॉर्टेंट है, सिरके की हर मतलब किसी ना किसी एग्जाम में पूछता ही है। सिरके की पीएच वैल्यू कितनी होती है 2.4 से 3.4। सही है। और इधर आ जाओ, मैग्नीशिया है, तो ये है मिल्क। ये मिल्क एक दूध ही है, एक प्रकार का ये दूध है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है 10.5। और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव की जो पीएच वैल्यू होती है, यूरिन की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 4.8 से लेकर 8.4 तक। ठीक है। और जो दूध होता है गाय का दूध, ठीक है, जो गाय का दूध की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.3 से लेकर 6.6 तक। क्लियर है। आगे देखिए फिर क्या है, लार, जो हमारे मुंह में लार होती है, मानव की लार की जो पीएच वैल्यू, ये भी पूछ लेते हैं। मानव की लार की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 6.5 से लेकर 7.5। ये, और जो रक्त जो होता है, रक्त की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है 7.36 से लेकर 7.42। ठीक है। ये होती है, ये रक्त की भी आपको क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सिरका और क्या है, लार और यूरिन, और एक ये आपको याद रखनी है रक्त की। ठीक है। तो आगे देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग अम्लता के उपचार के लिए किया जाता है। ये आपको चींटी, ये अम्ल जो होते हैं ये चींटी, पहले ये मैं ग्राफ बता दूं, अम्ल और क्षार का जो ग्राफ होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। उदासीन होता है हमारा 7। अगर उदासीन के उदाहरण है, एक तो जल, ये भी पूछ लेता है ज़्यादातर एग्जाम में कि जल का पीएच वैल्यू कितनी है। जल की जो पीएच वैल्यू वो होती है हमेशा कितनी 7। ठीक है। 7 हमारा मिड पॉइंट है, और 7 से इधर जाएंगे यानी कि 6, 5, 4 ये नीचे की तरफ जाएंगे, वो होते हैं हमारे अम्ल। क्या होते हैं, अम्ल। और 7 से ऊपर और कहाँ तक जाएंगे 14 तक जाएंगे, वो होते हैं हमारे क्षार।
ठीक है ना। तो ज़्यादातर किसकी वैल्यू पूछता है कि जल की पीएच वैल्यू कितनी होती है 7, या फिर एक अमोनिया NH3 की भी पीएच वैल्यू कितनी होती है 0। तो आपको ये याद रखनी है। तो जल तो आप क्लास में भी आपने कभी पढ़ा होगा कि जल की वैल्यू पीएच वैल्यू कितनी होती है 0, लेकिन ये नया है तो NH3 क्या होती है, अमोनिया की भी कितनी होती है 0। ठीक है। प्रमुख धातुएं एवं उनके उपयोग, प्रमुख धातुओं और उनके उपयोग। सोडियम सड़क पर रोशनी के लिए प्रयुक्त पीले लैंपों में, सही है। ये आपको याद, तांबा ये आपको याद कर लेना जो भी है। गोल्ड पारा ये आपको लिस्ट दी हुई है, ये इनके क्या है हमारे उपयोग हैं, ये आपको पढ़ लेना है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे तो। अम्लराज, अम्लराज है क्या, यह एक शानदार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है HCH3, या फिर नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। ये क्या होते हैं हमारे अम्ल राज कहलाते हैं। ये कितने अनुपात में मिलाया जाए 3:1 में। अगर इन दोनों को हमने मिला दिया तो उसको क्या बोलते हैं हम अम्ल राज बोलते हैं। ठीक हो, ठीक है। और इनके जो मिश्रण होता है वो कितने अनुपात में पाया जाता है 3:1। क्लियर है। आगे देखिए, ये उत्कृष्ट धातु जैसे सोना प्लेटिनम को घोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी आपने देखा हो सुनार जो होते हैं सोने की परत कैसे चढ़ाते हैं, किसी चांदी पे सोने की परत चढ़ा देते हैं या कोई भी, तो वो सोने या चांदी को किस में, सोने या प्लेटिनम को किस में, किसके मिश्रण में डुबाते हैं, वो डुबाते हैं अम्ल राज के में, क्योंकि उसकी जो परत चढ़ जाती है ऊपर। अगर सोने को घोलने के लिए तो जब इसमें डालते हैं तो सोने की परत चढ़ जाती है ऊपर। तो किसी चीज़ को, कोई सी सोने को छोड़कर किसी भी धातु को उसमें डुबाते हैं और उसको निकालते हैं तो उसमें क्या होती है सोने की परत चढ़ जाती है। ठीक है। तो इसका उपयोग जो मेन है अम्लराज का वो क्या है सोने को या फिर प्लेटिनम को घोलने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अयस्क, अयस्क में बता दो, अयस्क एक किसी धातु को, अयस्क जो होती है अशुद्ध धातु होती है, अयस्क है अशुद्ध। जो भी धातुएं पाई जाती हैं वो किसके रूप में पाई जाती हैं अयस्क के रूप में। ठीक है। अब इसके शुद्धिकरण को ही हम क्या बोलते हैं, हम धातु का संशोधन। ठीक है। अब ये अयस्क धातु जो होती हैं बहुत, जो सोडियम धातु है ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती, एल्युमिनियम भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती। जितने भी धातु हैं ये अशुद्ध अवस्था में पाई जाती हैं। अशुद्ध अवस्था में जो धातु पाई जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम अयस्क बोलते हैं। तो इम्पोर्टेंट जो अयस्क हैं, एक तो एल्युमिनियम, ठीक है, और एक कॉपर, चांदी, इन तीनों को कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं एल्युमिनियम की क्या है फॉर्मूले भी आ सकते हैं और इनके बॉक्साइट, इनके नाम भी आ, क्रोयोलाइट, ये जो इंपॉर्टेंट है, सही है। ये ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। ये एल्युमिनियम के हैं, आपको याद करने हैं। और ये कॉपर, ज़्यादातर कॉपर के पूछे जाते हैं अयस्क, कि कॉपर के अयस्क कितने रूप में पाए जाते हैं, क्यूपराइट या कॉपर ग्लाइंस, ये ज़्यादातर ये पूछा जाता है। क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या है, यानी कि सूत्र क्या है, तो क्या है CuO, सही है। कॉपर पाइराइट जो पाया जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद करना है। ठीक है। और भी हैं जिंक, आयरन जो कि इम्पोर्टेंट है, हेमेटाइट, अयस्क हर एग्जाम में पूछ सकता है इसको, और पूछता है ज़्यादातर कॉपर या फिर आयरन कि किस अयस्क में पाया जाता है, क्योंकि ये चीज़ हमें ज़्यादा उपयोग में लाई जाती हैं। तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सिंडेराइट,
राइट, ये हैं हमारे किसके अयस्क हैं, आयरन के अयस्क हैं। यूरेनियम और तो इम्पोर्टेंट नहीं है, यही कर लेना आयरन और ये, लेकिन करने हैं कुछ भी दे सकता है तुम, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादातर जिनको देखो, एक तो आयरन, कॉपर और भी मैंने बताया था जैसे एल्युमिनियम, इन तीनों पे ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन आपको करने तो सारे ही हैं, ठीक है। आगे देखिए, बहुलक या बहुलीकरण, बहुलक या बहुलीकरण है क्या? ये बहुलीकरण जितने भी प्लास्टिक हैं या जितने भी हमारी वो हैं प्लास्टिक जो बनाई जाती हैं, ये किसके उदाहरण हैं? ये सब हमारे बहुलीकरण के उदाहरण हैं, ठीक है ना। जितनी भी हमारे कपड़े हैं, जो हम कपड़े हैं, लाइलॉन है या फिर जितने भी हैं, वो किसके उदाहरण हैं? हमारे बहुलीकरण के उदाहरण है। जैसे कि बहुलीकरण वह प्रक्रिया जिसमें बड़ी संख्या में या फिर सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का एक बहुत बड़ा आकार बनाते हैं, बृहत अणु बनाते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित उच्च अणुभार के योग को बहुलीकरण कहते हैं। मैंने बताया जितनी भी प्लास्टिक हैं, जो लाइलॉन कपड़े हैं, ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब बहुलीकरण के उदाहरण हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? प्लास्टिक भी कई प्रकार की होती हैं, जो कि आपको दिया है, एथिलीन, प्रोपिलीन, ठीक है। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुलीकरण की क्रिया के पश्चात जो उच्च बहुलक बनाते हैं वे प्लास्टिक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जितनी भी प्लास्टिक हैं ये किसके उदाहरण है? बहुलीकरण के उदाहरण है। क्लियर है ना? ये आ जाती है। ये क्या है? ताप सुंघटीय प्लास्टिक, ठीक है। ये क्या है? ये गर्म करने पर मृदु हो जाती है। ये गर्म करने पर मृदु का मतलब है लिक्विड के रूप में हो जाती है। आपने कभी प्लास्टिक उसको गर्म करते हैं तो वो मृदु पिघलने को क्या बोलते हैं हम? मृदु कहते हैं। मतलब पिघलने को हम क्या कहते हैं? मृदु ही कहते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टिक को क्या कह दिया? मृदु हो जाती है। अतः इन्हें सांचों में भी ढाला जा सकता है। सीधी सी बात है, प्लास्टिक को पिघलाकर जैसा भी आकार दोगे उसी आकार में क्या होती है? वो ढल जाती है। तो किसी आकार को क्या बोलते हैं? सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण के पॉलीथीन इंपॉर्टेंट उदाहरण है। पॉलीविनाइल और क्लोराइड और टेफलॉन, ये सब किसके उदाहरण है? ये कौन से? ताप सुंघटीय प्लास्टिक होती हैं। और ताप दृढ़ यानी कि गर्म करने पर क्या होती है? कठोर। दृढ़ से ही नाम पता लगा है। ताप दृढ़ मतलब गर्म करने पर क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। ये गर्म करने पर अत्यधिक बंद बनाने के कारण स्थायी आकार ग्रहण कर लेते हैं। स्थायी का मतलब कठोर हो जाती है। ऐसे इसका उपयोग जैसे आपने देखे हो, लेकिन इसका प्राप्त करना असंभव है। जैसे कपड़े जितने भी हैं तो बहुलक, लेकिन इसको जो हम गर्म या जलाते हैं वो लिक्विड अवस्था में या मृदु अवस्था में नहीं आते। जितने भी लाइलॉन कपड़े होते हैं वो क्या होते हैं? एक गैल क्या होते हैं? वो ठोस अवस्था या फिर उन्हों की राख बन जाती है। उनको क्या बोलते हैं हम? ताप दृढ़। तो इन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इनको गर्म करने पर क्या होते हैं? ये जल जाते हैं। ये क्या होते हैं? जल जाते हैं। इनको दोबारा एक बार जलने पर इनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। ऐसी प्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? ताप दृढ़। क्लियर है? कुछ महत्वपूर्ण बहुलीकरण है उनके एकल, ठीक है। हाँ, एकल भी बोल देते हैं इनको, एकल, ठीक है। आगे देखिए, बहुलक, एकलक, ठीक है। पॉलीथीन क्या है? एथिलीन। और पॉलीस्टाइन क्या है?
इसका जो अलग नाम है स्टारीन। ठीक है, इसका स्टाइरीन है। ठीक है, और क्या है आगे देखिए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये इसका जो नाम है विनाइल क्लोराइड। इनको अलग मतलब इसका जो रूप है इसको ये भी कह सकते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये पूछ लेते हैं बेकेलाइट। इम्पोर्टेंट क्या है, बेकेलाइट और मेलमेक, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये बेकेलाइट किससे मिलकर बनते, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनोल। तुमने देखा होगा अगर हम किसी फॉर्मल्डिहाइड को फिनोल में मिला देते हैं तो वो एक बेकेलाइट प्लास्टिक, जितनी भी हम यूज करते हैं ना प्लास्टिक, वो किसके रूप में यूज करते हैं, वो कौन सी प्लास्टिक होती है, बेकेलाइट। तो इसका मिश्रण भी ज्यादातर पूछ लेते हैं, वो मिश्रण क्या है हमारा। ठीक है, और मेल में ये भी किस किस का है, मेलेमाइड और फॉर्मल्डिहाइड का मिश्रण है। ठीक है, ये मिश्रण है, ये सब किसके हैं, बहुली प्लास्टिक के नाम है। ये सब किसके नाम है, प्लास्टिक के नाम है, जो भी हम यूज करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा यूज कौन सी प्लास्टिक करते हैं हम, बेकेलाइट प्लास्टिक। क्लियर है। प्राकृतिक रबर, ये देखिए कि ये क्या होती है, रबड़ जो होती है, ये प्राकृतिक रबड़ पेड़ से निकलने वाली वनस्पति दूध लेके से प्राप्त होती है। ठीक है, यह एक क्या है, बहुलीकरण का ही उदाहरण है। ये भी एक रबड़ जो है, जो प्राकृतिक रबड़ है, ये क्या है, एक बहुलीकरण का एक उदाहरण है। सही है। यह आइसोप्रीन का एक बहुलक है, संश्लेषण रबड़ या क्लोरोप्रीन का बहुलक है। तो ये जो संश्लेषण रबड़ है, ये इसको क्या बोलते हैं, नियोप्रीन या फिर क्लोरोप्रीन का एक क्या है, हमारा बहुलक है। रेसे, जितने भी हम कपड़े जो यूज होते हैं वो किसके रूप में, रेसों के रूप में होते हैं। तो इसमें जो होता है, इसमें प्रबल अंतर आणविक बल जैसे हाइड्रोजन बंध उपस्थित होते हैं। जितने भी बहुलक, जितने भी रेस होते हैं, उनमें कौन सा बल पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देखिए, विस्फोटक क्या है, विस्फोटक उदाहरण ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, ये इसको बोल देते हैं TNT, या जो जितने भी विस्फोटक पदार्थ होते हैं वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है TNT। इसको क्या बोलते हैं हम, ट्राइनाइट्रोटॉलुइन, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और TNT को हम क्या, नोबल का तेल भी कहा जाता है। जो TNT है इसको क्या कहा जाता है, नोबल का तेल भी कहा जाता है। और इसको डायनामाइट बनाने में काम आता है। TNT किस में काम आता है, डायनामाइट, जो हमारे बम होते हैं, डायनामाइट बम जो होते हैं, उसके लिए भी किसका प्रयोग होता है, TNT का प्रयोग। क्लियर है। कुछ रेसे एवं उनके एकलक उदाहरण, नायलॉन 66, ये किससे बनते हैं, इसका जो उपयोग होता है वो क्या होता है, ये किस किस अम्ल से मिलकर बनता है, हमारे एडिपिल अम्ल प्लस हेक्सामेथिलीन डाइएमीन से मिलकर बनता है। ठीक है, ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। ये जो नायलॉन है वो किस किस से मिलकर बनता है, हमारा एडिपिल अम्ल प्लस हेक्सामेथिल डाइएमीन से मिलकर बनता है। इसका उपयोग ब्रुश के कड़े बाल, ठीक है, या संश्लेषण रेसे या पैराशूट बनाने में, या बेयरिंग में धातु के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर ये क्या है, नायलॉन 6 खाली, क्या है 6 खाली है, ये क्या है, कैप्रोलेक्टम, ये किसका उपयोग से बनाई जाती है, हमारी कैप्रोलेक्टम। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है प्लास्टिक टायर और रस्सी बनाने में, ये याद रखना है तुमको। जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये यही है,
सही है। और ये लिस्ट है, आप कर लेना। लेकिन ये जितनी भी नायलॉन है ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है? आगे देखिए, ये आज की धन्यवाद, आज आपकी क्लास यही है। ठीक है, धन्यवाद। भाई या तो काट देंगे, ये तो बाद में